आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें। कक्षा 6ठी से 8वीं के लिए आज हमारी वर्कशीट है 68 नंबर और आज की तारीख है 22 सितंबर। आज हम करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की शक्तियाँ। देखिए, जब हम हमारी वर्कशीट को ऊपर से देखना शुरू करते हैं तो यहाँ पर पहली लाइन लिखी है, हमारे देश में प्रधानमंत्री सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है। प्रधानमंत्री एक व्यक्ति है और यहाँ पे एक व्यक्ति के लिए राजनीतिक संस्था शब्द का इस्तेमाल किया है और संस्था अपने आप में एक बहुवचन शब्द है। ऐसा क्यों यहाँ पर किया गया है? क्योंकि प्रधानमंत्री दिखने में एक व्यक्ति है लेकिन उसके साथ एक बड़ी संस्था जुड़ी हुई है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं होता। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि प्रत्यक्ष का क्या अर्थ है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो तरीके होते हैं लोकतंत्र में चुनाव के। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जब आप अपना प्रधानमंत्री खुद चुने, लेकिन होता ये है कि आप मंत्रियों सांसदों के लिए आप सांसदों को चुनते हैं और सांसद चुनकर जाने के बाद वह अपना नेता चुनते हैं जो प्रधानमंत्री बनता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमने प्रधानमंत्री को नहीं चुना, जो प्रधानमंत्री को चुनेगा हमने उसे चुना। तो इस चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री का चुनाव प्रत्यक्ष नहीं है क्योंकि हमने सीधा नहीं चुना। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में बहुमत दल गठबंधन के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। यहाँ पर लिखा गया है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करेगा, तो उसे नियुक्त करेंगे हमारे राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री किसको बनाया जाएगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग सांसदों का चुनाव करते हैं और सांसद अपना कोई एक हेड बनाते हैं या अपने किसी नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनते हैं। तो ये जो दल है जो सरकार बनाता है भारत में, वो बहुमत दल या गठबंधन दल होता है। ये कई पार्टियों से मिलकर बनेगा या फिर अगर जीत गया है तो बिना गठबंधन के अपनी सरकार बना लेगा। यद्यपि प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। आपको इस बात को बिल्कुल ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि हमारे पास दो सदन होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, और प्रधानमंत्री दोनों में से किसी भी एक का सदस्य हो सकता है। वह लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है और वह राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों की। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है। मैं यहाँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता दूं, अगर आपसे कभी भी यह पूछा जाता है कि सरकार का मुखिया कौन, तो आप कहेंगे प्रधानमंत्री। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि देश का मुखिया कौन, तो वह होगा राष्ट्रपति। दोनों बातें बहुत मिलती जुलती हैं पर आपको हमेशा ध्यान रखनी है, भारत देश का मुखिया प्रधानमंत्री नहीं होता, राष्ट्रपति होता है, लेकिन भारत की सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है। आगे बढ़ते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है, विभिन्न विभागों के कार्य का समन्वय करता है। समन्वय करने का मतलब उनमें तालमेल बिठाता है और संचालित करता है। विभागों के विवाद के मामले, विवाद मतलब जिन बातों पर डिस्प्यूट होता है या झगड़ा होता है या जिनमें कुछ असमंजस की स्थिति होती है, उन सभी परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का निर्णय अंतिम माना जाएगा। सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। आपने सुना होगा मंत्रियों के नामों के बारे में कि वह रेलवे मंत्री है, वह शिक्षा मंत्री है, बहुत सारे मंत्रियों के नाम आप इस तरीके से सुनते हैं। तो सारे मंत्री उसके नेतृत्व में कार्य करते हैं। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ देता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि प्रधानमंत्री के साथ पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा देता है। मंत्रिमंडल जिसे हमने भी बात की ना सारे मंत्रियों की, तो सभी इस्तीफा दे देंगे। अगर प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया तो सरकार में कोई भी नहीं रहेगा। भारत में कैबिनेट सबसे अधिक शक्तिशाली संस्था है, तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति होता है प्रधानमंत्री। देखिए, अभी भी तो कुछ देर पहले भी हम यही बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया है। सरकार जिन लोगों से मिलकर बनती है, यहाँ पे एक शब्द लिखा है कैबिनेट, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, ये सभी शब्द हम
पहले भी पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे और इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है और हमारी कैबिनेट में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति भी प्रधानमंत्री है। आइए कुछ प्रश्नों को सुलझाते हैं और उनके उत्तरों के साथ या हल के साथ आगे बढ़ते हैं। मैं स्वतंत्र भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री थी, मेरा नाम बताइए। श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी आजाद भारत की, स्वतंत्र मतलब आजाद, आजाद भारत की एकमात्र महिला लिखी गई हैं यहाँ पर, एकमात्र महिला। उनके अलावा अभी तक कोई भी महिला प्रधानमंत्री के पद पर भारत में नहीं है, आई हैं। इसके बाद दूसरा है, मैं राज्यसभा का सदस्य होते हुए 10 वर्षों तक भारत का प्रधानमंत्री रहा। किसका सदस्य होते हुए? राज्यसभा। हमने बात की थी कि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य भी हो सकता है और लोकसभा का सदस्य भी हो सकता है। तो हमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम बताना है जो 10 वर्षों तक प्रधानमंत्री रहा और राज्यसभा का सदस्य रहा। तो इसका उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के पद पर रहे। इसके अलावा और भी ऐसे प्रधानमंत्री हुए हैं जो राज्यसभा के सदस्य थे, लेकिन उनका कार्यकाल डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल के बराबर बड़ा नहीं था। अब तीसरा प्रश्न है, कल्पना कीजिए आप वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत कोरोना जैसी महामारी की सामना कर रहा है। आप इसे दूर करने के लिए क्या कदम उठाते? तो इस कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए हम निम्नलिखित कदम उठाते, जैसे मास्क पहनना अनिवार्य कर देते, कमजोर वर्ग के लोगों को राशन मुहैया कराते और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए पूरी कोशिश करते। अब आपका प्रश्न है 4, अपने प्रिय प्रधानमंत्री के संदर्भ में अपने परिवारजनों से कुछ जानकारी एकत्र कीजिए। क्योंकि यहाँ पर ये कहा गया है कि आपको अपने प्रिय प्रधानमंत्री के बारे में बताना है, तो इसलिए मैंने यहाँ आपके प्रश्न के उत्तर को कुछ आसान करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी कुछ मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मेरे प्रिय प्रधानमंत्री डैश हैं। डैश में आप अपने प्रिय प्रधानमंत्री का नाम लिख दीजिए। उनका जन्म डैश को हुआ, यहाँ पर आप उनके जन्म की तिथि और जगह का नाम लिख दीजिए। उसके बाद उन्होंने डैश को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। तो जब उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, उस सन को आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद एक प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई कल्याणकारी योजनाएं लोगों और देश के पक्ष में शुरू की गई। अगर आपको कुछ योजनाएं पता हो तो आप वह भी इसके साथ लिख सकते हैं, अदरवाइज इतना आंसर भी आपके लिए पर्याप्त होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही अच्छी वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें, आपकी वर्कशीट को सुलझाते रहें, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और साथियों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।